क्लास 11। बुक का नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। चैप्टर का नाम है न्यायपालिका और ये एनसीईआरटी की बुक है जो हमारे लिए टीजीटी, एसएसटी, पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस और अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे बीपीएससी होगा उसके लिए, DTSSB, KVS, NVS, EMRS में तो एनसीईआरटी से वो क्वेश्चन आते ही हैं, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा यहाँ से हमारे लिए। तो शुरू करते हैं। ठीक, न्यायपालिका का कुछ महत्वपूर्ण राजनैतिक कामों का भी अंजाम देती है। यानी न्यायपालिका क्या करती है, ऑप्शन में आ जाएगा कि क्या न्यायपालिका राजनीतिक कामों को भी अंजाम देती है। तो हाँ, क्या मानना होगा, सही मानना होगा कि न्यायपालिका कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक कामों को भी अंजाम देती है। न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। सही बात है, न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्यों? क्योंकि सरकार का अंग है ना, ये कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों होती हैं, तो न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। 1950 से न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका किस तरह से स्वतंत्र है, किस तरह से इसको स्वतंत्रता मिली है न्यायपालिका को, कार्यपालिका, विधायिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार का बाधा न पहुंचाए, इस मामले में न्यायपालिका को स्वतंत्रता मिली है। न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका और विधायिका किसी प्रकार का बाधा नहीं पहुंचाएगी, लेकिन न्यायपालिका अगर विधायिका द्वारा या कार्यपालिका द्वारा कोई ऐसा काम किया जा रहा है जो जनता के लिए अच्छा नहीं है तो न्यायपालिका उसमें दखल दे सकती है। ठीक, सरकार न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करे, न्यायाधीश बिना भेदभाव के अपना कार्य कर सके, इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट लाइन है ये। न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है, जब राजनीति की बात आएगी तो हमारे माइंड में ये आएगा कि न्यायपालिका तो राजनीति से मतलब ही नहीं है, लेकिन न्यायपालिका जो है वो लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। न्यायपालिका किसके प्रति जवाबदेह है? तो न्यायपालिका जो है वह संविधान के प्रति, लोकतांत्रिक परंपरा के प्रति और जनता के प्रति क्या है? जवाबदेह है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसको शामिल नहीं किया गया? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका को शामिल नहीं किया गया है। किसको शामिल नहीं किया गया है? विधायिका को शामिल किया गया। न्यायाधीशों की नियुक्ति में कौन कौन शामिल है? तो कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये दोनों शामिल होंगी न्यायाधीशों की नियुक्ति में, लेकिन विधायिका उसमें शामिल नहीं है। न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। न्यायाधीश का कार्यालय निश्चित होता है। न्यायाधीश का कार्यालय क्या होता है? निश्चित होता है। न्यायाधीश के कार्यालय को कम नहीं किया जा सकता, यानी एक बार अगर न्यायाधीश का चुनाव हो जाता है तो उसके कार्यालय को कम नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाती है, ध्यान देना है। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाती। न्यायाधीश को या न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है ताकि उसके ऊपर किसी का असर ना पड़े। न्यायाधीशों के कार्यों एवं निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती, यानी कि न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जाती, तो सामूहिक आलोचना की जा सकती है। इसका मतलब यही हुआ ना कि व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती, लेकिन सामूहिक आलोचना की जा सकती है। अगर कोई न्यायपालिका की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका को उसे दंडित करने का अधिकार प्राप्त है। न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा संसद के द्वारा तभी किया जा सकता है जब वह उनको हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा करती है, अन्यथा न्यायाधीश के आचरण पर संसद के द्वारा भी कोई टिप्पणी करने की अधिकार नहीं है। वो कब अधिकार मिलता है? तो जब किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पारित होता है, उस समय चर्चा होती है, तब ये वैसा करने का अधिकार हो सकता है। इंसाफ में देरी का मतलब क्या होता है? कि इंसाफ में देरी हो रहा है तो इंसाफ में देरी का मतलब क्या हो गया? कि इंसाफ से इनकार करना। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करें तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राजनीतिक रूप से क्या है? विवाद का हिस्सा है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राजनीतिक रूप से विवाद का हिस्सा है, यह राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक, जब न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो देखने को मिलता है हमारे देश में कि वह राजनीतिक रूप से विवाद का हिस्सा देखने को मिलता है कि कौन किसको चुन रहा है, क्या कर रहा है, ये आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। इसे राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा भी माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का न्यायाधीश कौन है, उसके प्रभाव का संविधान की व्याख्या पर फर्क पड़ सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का न्यायाधीश कौन है, यानी कि जैसा उसका व्यक्तित्व होता है ना न्यायाधीश का, तो उसके व्यक्तित्व का असर संविधान की व्याख्या पे पड़ जाता है। ठीक, वो उस हिसाब से उसकी व्याख्या करता है। न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया को कौन कौन प्रभावित करते हैं? तो न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मंत्रिमंडल हैं, राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये सभी क्या करते हैं कि न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। मेन चीज़ हमें देखना है इसमें, सभी नहीं है, कौन कौन है? मंत्रिमंडल है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है और भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, ये सभी क्या करते हैं? न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वर्षों से परंपरा बन गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। लेकिन इस परंपरा का कितनी बार तोड़ा गया है? तो इस परंपरा को 2 बार तोड़ा गया। कितनी बार तोड़ा गया है? 2 बार तोड़ा गया। पहली बार 1973 में। पहली बार इस परंपरा को कब तोड़ा गया था कि वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश ना बनाकर उसके छोटे न्यायाधीश को बना दिया गया था। कब? 1973 में। 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर। किसको? 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायमूर्ति A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। कब? 1973 में। दूसरी घटना कब होती है? 1975 नहीं है, 1977 है। क्या है? 1977 है। 1977 में H.R. खन्ना बड़े थे, ठीक है, यानी ये वरिष्ठ थे, लेकिन इनके स्थान को इनको हटा के इनकी जगह किसको बनाया? हटा के नहीं, बनने का जो अधिकार है कि वरिष्ठ न्यायाधीश जो होगा वही मुख्य न्यायाधीश बनेगा, लेकिन H.R. खन्ना नहीं बनते, उनकी जगह कौन बनते? M.H. बेग को नियुक्ति दी जाती है। कब? 1977 में। तो 2 बार इस परंपरा को तोड़ा गया था, एक बार 1973 में और दूसरी बार 1975 में। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। यानी राष्ट्रपति कौन कौन से न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनको, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सलाह पर करते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर करते हैं, ठीक है। नियुक्तियों के संबंध में वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? तो नियुक्तियों के संबंध में वास्तविक शक्ति की बात करें तो मंत्रिपरिषद के पास होती है। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? तो मंत्रिपरिषद के पास होती है। फिर मुख्य न्यायाधीश से सलाह का क्या महत्व है? 1982 से 1998 के बीच यह विषय बार बार सामने आया कि नियुक्ति की वास्तविक शक्ति तो मंत्रिपरिषद के पास है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, पूछ देता है एग्जाम में सेम रख के, सेम कॉपी उठाएगा यहाँ से, ये उठा के सेम रख देगा, और उसमें पूछेगा कथन कारण में भी पूछ देता है कि 1982 कब? 1982 से 1998, कितने साल? 17 साल। 1982 से 1998 के बीच यह विषय बार बार सामने आया कि नियुक्ति की वास्तविक शक्ति जो है, वास्तविक शक्ति तो मंत्रिपरिषद के पास है। इसके उत्तर में शुरू में न्यायालय का विचार था कि मुख्य न्यायाधीश की पूरी तरह से भूमिका सलाहकार की है। इसके उत्तर में क्या आया था? तो इसके उत्तर में आया था कि शुरू में न्यायालय का विचार था कि मुख्य न्यायाधीश की पूरी तरह से भूमिका सलाहकार की है। बाद में न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को मानना जरूरी है। क्या करना है? बाद में क्या आया कि बाद में आया कि न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को मानना जरूरी है। लेकिन इससे पहले क्या विचार आता था? 1982 से लेकर 1998 के बीच क्या विचार आ रहा था? तो 1982 से लेकर 1998, कितना? 17 साल। ये चीज़ याद रखना है, 17 साल। 1982 से 1998 के बीच यह विषय बार बार आता है कि नियुक्ति की वास्तविक शक्ति तो मंत्रिपरिषद के पास है। तो इसी के उत्तर में आता है जवाब कि न्यायालय का विचार था कि मुख्य न्यायाधीश की पूरी तरह से भूमिका सलाहकार की है। लेकिन उसके बाद में आता है कब? 1998 के बाद, कि न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को मानना जरूरी है। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था की। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या की? एक नई व्यवस्था की। इस व्यवस्था को क्या कहा गया था? इस व्यवस्था को कहा गया था सामूहिक सिद्धांत का। क्या कहा गया था? सामूहिकता का सिद्धांत। सामूहिकता का सिद्धांत जैसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा। सामूहिकता का सिद्धांत आया था कब? आया था 1998 के बाद आया था, ठीक है। और ये सिद्धांत किसने लाया था? तो ये सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लाया गया था। यह सामूहिकता का सिद्धांत कब लाया गया था? तो सामूहिकता का सिद्धांत 1993 में लाया गया था। इसे दूसरा न्यायाधीश मामला कहा जाता है। 1993 का जो सामूहिकता का सिद्धांत होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे ही आज कोलोजियम प्रणाली के रूप में जाना जाता है। तीसरा न्यायाधीश मामला कब कहा जाता है? तीसरा न्यायाधीश मामला 1998 को कहा जाता है। इसमें कोलेजियम का विस्तार किया गया था। ये अभी हमने देखा कि 1982 से 1998 के बीच जो विषय बार बार सामने आया कि नियुक्ति की वास्तविक शक्ति तो मंत्रिपरिषद की, तो ये डेट क्यों रखा गया? तो 1982 से 1988 के बीच, तो 1982 से 1928 के बीच ये डेट इसलिए रखा गया था क्योंकि भारत में 3 सुधार किए गए थे कोलेजियम प्रणाली के विकास को लेकर। एक कब हुआ था? 1981 में हुआ था। पहला न्यायाधीश मामला जो हुआ था कब हुआ था? 1981 में। दूसरा हुआ था 1993 में, ठीक है। इसे दूसरा न्यायाधीश मामला बोला जाता है। और तीसरा न्यायाधीश मामला बोला जाता है 1998 में, ठीक है। तो ये जो 3 प्रोसेस चले थे, इसीलिए कहा कि 1982 से 1998 के बीच विषय बार बार सामने आया कि नियुक्ति की वास्तविक शक्ति तो मंत्रिपरिषद की, इसीलिए आई थी। तो इसी के उत्तर में शुरू में जो न्यायालय का विचार था कि मुख्य न्यायाधीश की पूरी तरह से भूमिका क्या है? सलाहकार की है, शुरू में आया था। जो 1981 में जो प्रस्ताव आया था पहला अधिनियम, तो इस मामले में राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ एक संस्था के रूप में नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। लेकिन यह मुख्य न्यायाधीश की राय को सहमति के बजाय केवल एक प्रस्ताव माना गया था। किस मामले में? पहले वाले मामले में। दूसरे वाले मामले में क्या होता है कि दूसरे वाले मामले में
सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि परामर्श का अर्थ वास्तव में सहमति है। यह कॉलेजियम प्रणाली की नींव थी। कॉलेजियम प्रणाली की नींव कब पड़ती है? 1993 में पड़ती है, जहां मुख्य न्यायाधीश को 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ मिलकर नियुक्तियों की सिफारिश करनी होती है। तो वर्तमान समय में जो प्रोसेस चल रहा है वह सामूहिकता का सिद्धांत, जैसे कॉलेजियम प्रणाली कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित किए जाते हैं। किसमें? 5 सदस्य होते हैं। इनमें से इसी नाम में से किसी एक की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। इस प्रकार आजकल नियुक्तियों में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह का ज़्यादा प्रभाव है। किसका प्रभाव है? तो नियुक्तियों में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह का ज़्यादा प्रभाव है। न्यायपालिका की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वर्तमान समय में। यानी न्यायपालिका की नियुक्ति में कौन कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रेजेंट टाइम में। इससे पहले क्या कहा जाता था? तो इससे पहले कहा क्या जाता था कि 1982 से 1998 के बीच ये धारणा क्या थी कि नियुक्ति की वास्तविक शक्ति तो मंत्रिपरिषद के पास है। लेकिन आज क्या धारणा बन गई है? आज धारणा बन गई है कि न्यायपालिका की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय भी है और मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक। अब बढ़ते हैं आगे कि न्यायाधीशों को पद से हटाना। क्या करना है? न्यायाधीशों को पद से हटाने की क्या प्रक्रिया होती है? न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना काफ़ी कठिन कार्य है। क्या है? न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना काफ़ी कठिन कार्य है। क्यों? क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन हटाने की शक्ति किसके पास है? विधायिका के पास है। यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि जब न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो वहाँ पे विधायिका का कोई मतलब नहीं होता, कोई रोल नहीं होता है। लेकिन जब न्यायाधीश को हटाने की बात आएगी तो वहाँ पे हटाने की शक्ति किसके पास है? विधायिका के पास है। ठीक। अभी तक संसद के पास किसी न्यायाधीश को हटाने का मामला केवल एक बार आया है। किसी भी न्यायाधीश को हटाने का मामला कितनी बार आया है? एक बार आया है। लेकिन अभी तक क्वेश्चन पूछेगा कि अब तक कितने राष्ट्रपति को हटाया गया है महाभियोग के द्वारा, तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। मामला एक बार आया था लेकिन वो भी पारित नहीं हो पाया था। क्यों? इस मामले में 2/3 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत किया। प्रस्ताव पर सदन में कुल संख्या का बहुमत प्राप्त न होने के कारण न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका था। ठीक है। पहला प्रयास कब हुआ था? पहला प्रयास हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1991 में हुआ था। संसद के 108 सदस्यों ने न्यायमूर्ति बी रामास्वामी को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है। यानी कितने सदस्यों ने, संसद के सदस्यों ने बी रामास्वामी को हटाने का प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया था? तो 108 संसद के सदस्य थे। कब? 1991 में। किसकी सरकार थी? वीर नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय। ठीक है। नरसिम्हा राव की सरकार थी 1991 में। इन पर आरोप था कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में वित्तीय अनियमितता की। क्या आरोप लगाया गया था? कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इन्होंने वित्तीय अनियमितता की है। इस पर आरोप लगा के इनके ऊपर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। और कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? तो 108 सदस्यों ने हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया था। 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति ने इनको दोषी पाया था। कब? 1992 में। महाभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों की जरूरी 2/3 मत तो पड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सदन में मतदान में भाग नहीं लिया। अतः प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे का समर्थन नहीं मिल पाया था। इस परिप्रेक्ष्य में आर्टिकल 144 क्या कहता है? तो आर्टिकल अनुच्छेद 144 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी सुप्रीम कोर्ट की सहायता से कार्य करेंगे। अनुच्छेद 144 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 144 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी जो हैं वह किसकी सहायता से कार्य करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट की सहायता से कार्य करेंगे। कौन कौन से? भारत के राज्य क्षेत्रों के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी जो हैं। 1991 में जब बी रामास्वामी को हटाने का प्रस्ताव लाया गया था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति बी रामास्वामी कौन थे? रामास्वामी वेंकटरमन थे। कौन थे? रामास्वामी वेंकटरमन। अब बात करेंगे न्यायपालिका की संरचना के बारे में। किसके बारे में? न्यायपालिका की संरचना के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान की जो न्यायपालिका है कैसी व्यवस्था करती है? न्याय की व्यवस्था तो एकीकृत है। कैसी है? एकीकृत है, यानी इंटीग्रेटेड कहा जाता है इसको, एकीकृत कहा जाता है। ठीक। एकीकृत का मतलब एक लेवल में है। पहले सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, नीचे हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वैसे इसको एकीकृत कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जो न्याय की व्यवस्था करता है तो एकीकृत न्याय की व्यवस्था करता है। अन्य देशों की तरह भारत में अलग से प्रांतीय स्तर का न्यायालय नहीं है। ठीक है। यानी अन्य देश की तरह भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय का नहीं किया गया है निर्णय। भारत में न्यायालय किस तरह की है? तो पिरामिड की तरह। कैसी है भारत में न्यायालय का स्वरूप? तो पिरामिड की तरह है। ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय के बारे में क्या है? पहला पॉइंट है कि इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है।
एक हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमे से दूसरे हाई कोर्ट में भिजवा सकता है। ये पावर किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। उच्च न्यायालय के पास क्या पावर है? तो उच्च न्यायालय के पास पावर है निचली अदालत के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है, मौलिक अधिकार को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। और उच्च न्यायालय को रिट जारी करने के लिए कौन से अनुच्छेद मिले हैं? तो अनुच्छेद 226 है। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए, और सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है कौन? हाई कोर्ट। यानी कि राज्य के अधिकार क्षेत्र में यानी क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। राज्य के क्षेत्र में अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। यानी कि उसके अधीन क्षेत्र में जो अदालत आते हैं उसका पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। जिला अदालत के बाद क्या पावर होती है? तो जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है, निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करता है, गंभीर और किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देता है। अधीनस्थ अदालत जो होती है, अधीनस्थ अदालत फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार करते हैं। अधीनस्थ अदालत जो है किस मुकदमों पर विचार करती है? तो फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार करती है अधीनस्थ। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या क्या है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के कौन कौन से क्षेत्राधिकार हैं? तो पहला क्या है? मौलिक अधिकार का मौलिक क्षेत्राधिकार है, संघ और राज्य के बीच के तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा करता है। अपीली क्षेत्राधिकार में क्या आता है? अपीली क्षेत्र का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमे की अपील पर सुनवाई करता है। यानी दीवानी फौजदारी किससे जुड़ी है? अधीनस्थ न्यायालय से जुड़ी हुई है दीवानी और फौजदारी। तो सुप्रीम कोर्ट है अपीली क्षेत्राधिकार। अगर आप अपील करने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो उस फैसले को दोबारा सुना, जैसे निचली अदालत क्या करती है? हमें फांसी की सजा दे देती है या कोई हमें सजा दे देती है तो हम अपील करने कहाँ चले जाते हैं? तो ऊपरी अदालत में चले जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है कि दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमे की अपील पर सुनवाई कर सकता है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार, जनहित के मामलों तथा कानूनी के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देना। यानी कि सलाहकारी क्षेत्राधिकार किस कौन से अंतर्गत आता है? तो जनहित के मामलों तथा कानून के मसले पर किसको सलाह देता है? तो राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो ये किसके अंतर्गत पूछ देता है क्वेश्चन? कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जनहित के मामलों तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देना कौन से क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो कौन से क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा? तो सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। अभी पूछ देगा कि संघ और राज्य के बीच के तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? तो मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। तो ये भी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन चीज़ आएगा, अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन चीज़ आएगा और सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। रिट की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है किस पे? व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। कौन कौन से रिट जारी करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी करता है, परम आदेश का, निषेध आदेश का, उत्प्रेषण लेख तथा अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार है किसके तहत? तो आर्टिकल 32 के तहत। ठीक। भारत भूभाग की किसी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले पर स्पेशल लेख पिटीशन के तहत भी की गई अपील पर सुनवाई करने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। यानी कि भारत भूभाग के किसी भी अदालत द्वारा पारित मामले, यानी किसी भी अदालत द्वारा कोई मामला पारित कर दिया गया दिए गए फैसले पर, यानी कि जो फैसला दे दिया है निचली अदालत ने, तो अगर उसको लेख पिटीशन के तहत यानी कि एक लेख पिटीशन के तहत भी की गई अपील पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। मौलिक क्षेत्राधिकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट अंपायर या निर्णायक की भूमिका निभाता है। यानी कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट अंपायर या निर्णायक की भूमिका निभाता है? तो मौलिक क्षेत्राधिकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट अंपायर या निर्णायक की भूमिका निभाता है। मौलिक क्षेत्राधिकार में सुनवाई सीधे कहाँ पे होती है? तो मौलिक क्षेत्राधिकार में सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में होती है। रिट क्षेत्राधिकार में व्यक्ति के मौलिक अधिकार के हनन से ऐसे मामले में व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी में भी जा सकता है। ठीक। देखो, मौलिक क्षेत्राधिकार की जो सुनवाई होती है वो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। पहली बात, मौलिक क्षेत्राधिकार इसमें कौन कौन सा आ जाता है? मौलिक क्षेत्राधिकार तो इसमें गवर्नमेंट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो लड़ाई झगड़ा होता है उसका भी निपटारा किसमें होगा? तो मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है। यहाँ जैसे हमने देखा था मौलिक क्षेत्राधिकार संघ और राज्य के बीच तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा किसके अंतर्गत आता है? मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना, मौलिक क्षेत्राधिकार दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मौलिक अधिकार की बात हो रही है। और रिट क्षेत्राधिकार में जो होता है, रिट क्षेत्राधिकार में व्यक्ति के मौलिक अधिकार के हनन से ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी किसी भी में किया जा सकता है। अभी हमने पढ़ा ना कि सुप्रीम कोर्ट जो होती है आर्टिकल 32 के तहत इस मामले की सुनवाई करती है, देखती है, और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रिट के माध्यम से कार्यपालिका को करने या न करने का आदेश दे सकती है। यानी कि किसके माध्यम से कार्यपालिका को करने या न करने का आदेश दिया जा सकता है? तो रिट के माध्यम से। और कौन ये अधिकार दे सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट।
आर्टिकल 137 क्या कहता है? आर्टिकल 137 में क्या वर्णित है? तो सुप्रीम कोर्ट को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए फैसले का पुनरावलोकन करने की शक्ति है। किसमें? आर्टिकल 137 में, यानी कि अनुच्छेद 137 में क्या वर्णित किया गया है? आर्टिकल 137 में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा जो फैसला सुनाया गया है उस फैसले को वह दोबारा पुनरावलोकन कर सकती है, कि उस फैसले में या कोई बदलाव हो सकता है। ये किस में होता है? 137 में होता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो सुप्रीम कोर्ट को पुनरावलोकन की शक्ति 137 में दी गई है। अगर ट्रिक से हम समझे तो 137 हम कैसे लिखते हैं? 137 हम ऐसे लिखते हैं 137, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे सी, ठीक। तो हम सी बना रहे हैं ऐसे, तो इससे हम चीज़ों को ट्रिक बना के लिख सकते हैं 137, या कुछ और सोच सकते हैं अपने विचार से। अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करें तो अपीलीय क्षेत्राधिकार का सर्वोच्च न्यायालय कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। अपीलीय क्षेत्राधिकार का सर्वोच्च न्यायालय किसे माना गया है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को माना गया है। यानी कि हाई कोर्ट के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन हाई कोर्ट को उसके बदले प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने लायक है। यानी कि जो हाई कोर्ट में जो अपीलीय क्षेत्राधिकार आता है, सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे ज़्यादा पावर है अपीलीय क्षेत्राधिकार देखने का। हाई कोर्ट के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन हाई कोर्ट उसके लिए क्या देगा? हाई कोर्ट उसके लिए एक प्रमाण पत्र देना पड़ता है। किसको? हाई कोर्ट को, कि जो मैं अपील किया जा रहा है यह अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने लायक है। ये प्रमाण कौन देगा? हाई कोर्ट देगा, ठीक। यदि हाई कोर्ट अनुमति न दे तब भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है। यानी कि हाई कोर्ट को प्रमाण पत्र देना जरूरी है, ठीक है, और वो देगा कि नहीं, ये दाखिल किया जा सकता है। अगर नहीं भी देता है, अगर हाई कोर्ट प्रमाण पत्र नहीं देता है कि यह अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं की जा सकती, नहीं देता है, प्रमाण नहीं देता है, उसके बाद फिर भी सुप्रीम कोर्ट में उस चीज़ को दाखिल किया जा सकता है। अब बात करेंगे सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार की क्या बात होती है? तो सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार में सुप्रीम कोर्ट का स्थान सर्वोच्च है। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार में किसका? अपीलीय क्षेत्राधिकार में। और मौलिक क्षेत्राधिकार में भी सुप्रीम कोर्ट मामले देखता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार में सुप्रीम कोर्ट अधिक है, और सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार में सुप्रीम कोर्ट अधिक पावर में है, ठीक। भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संबंधित संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी भी विषय को सर्वोच्च न्यायालय से न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। कहने का मतलब है सलाह संबंधी, सलाह मतलब सलाह लेना। तो जब भी कोई डिसीजन आता है या जो कोई कार्य चल रहा है, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि हमें इस बारे में जानकारी लेने की, चीज़ें सही चल रही है नहीं चल रही है, जो कानून बना कैसा, अगर उसके बारे में अगर वो जानना चाहता है तो सलाह के लिए लोकहित यानी कि लोगों के हित के लिए या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी भी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को न सलाह देने के लिए बाध्य और राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यानी लेकिन सुप्रीम कोर्ट को न सलाह देने के लिए बाध्य और न ही राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यदि संविधान बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे सुधार करेंगे तो क्लियर होगा कि देखो, हमने यहाँ तक जाना ना कि राष्ट्रपति किसी लोकहित के लिए या संविधान की व्याख्या के लिए सलाह मांग सकता है, ठीक है। तो इसमें कानून है कि ना तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, ठीक, और ना ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने को बाध्य है। दोनों एक दूसरे के ऊपर थोप नहीं सकते हैं, दोनों स्वतंत्र हैं। अब दोनों एक दूसरे की बात को न मानने के लिए बाध्य हैं, ना वो सलाह देने के लिए बाध्य है, ना ही यह सलाह मानने को बाध्य है। तो फिर ये प्रोसेस क्यों किया जाता है? यह प्रोसेस इसलिए किया जाता है, इसकी दो उपयोगिता है। पहली उपयोगिता क्या है कि इससे सरकार को छूट मिल जाती है कि किसी महत्वपूर्ण मसले पर कार्यवाही करने से पहले वह अदालत की कानूनी राय जान ले, ठीक। जैसे अभी कोई कानून बना है, ठीक, उसके बारे में अगर सरकार जानना चाह रही है तो क्या करेगी? वो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकती है कि क्या बताइए, ये चीज़ें संविधान के अनुसार बनी है कि नहीं बनी है। पहला फ़ायदा ये होगा। दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर सरकार ने जो प्रस्ताव या निर्णय या विधेयक जो भी प्रस्तुत किया है वह उसमें संशोधन कर सकती है। तो इसलिए यह नियम बनाए गए थे कि राष्ट्रपति जो है वो सलाह मांग सकता है, ठीक है, भेज सकता है उसके पास। ये जो क्षेत्रीय सलाहकार की बात हो रही है, तो सलाहकार ये बात किस में है, किस अनुच्छेद में है? तो 143 अनुच्छेद में कहा गया है, ठीक है। 143 अनुच्छेद में कहा गया है इसके बारे में। किसके बारे में? सलाहकार के बारे में। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार जो है किस में है? अनुच्छेद 143 में है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले भारतीय भूभाग के अन्य सभी न्यायालय पर बाध्यकारी हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया तो अन्य जो पूरे देश में जो भी न्यायालय हैं वो फैसले मानने के लिए बाध्यकारी हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय संपूर्ण देश में लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट स्वयं के निर्णय से बाध्य नहीं है और कभी भी उसकी समीक्षा कर सकता है, और ये समीक्षा किसके माध्यम से करेगा? अनुच्छेद 137 के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मानने को भी स्वयं देखता है, यानी कि अवमानना के मामले की देखरेख कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट अवमानना के मामले की भी स्वयं देखता है। न्यायिक सक्रियता क्या कहलाती है? न्यायिक सक्रियता ने
न्यायपालिका के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें जन्मोन्मुखी बना दिया है। न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन क्या है? जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका। यानी न्यायिक सक्रियता के मुख्य साधन क्या क्या है? न्यायिक सक्रियता के मुख्य साधन है जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो न्यायिक सक्रियता की शुरुआत 1979 में हुई थी। कब हुई थी न्यायिक सक्रियता की शुरुआत? 1979 में हुई थी। 1979 में न्यायिक सक्रियता की शुरुआत हुई थी। न्यायिक सक्रियता के कितने मुख्य साधन हैं? तो भारत में न्यायिक सक्रियता के दो मुख्य साधन हैं। पहला जनहित याचिका है और दूसरा है सामाजिक व्यवहार याचिका। इसको क्या कहा जाता है? सोशल एक्शन लिटिगेशन कहा जाता है। ठीक है, या तो जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका, दोनों को एक ही मान सकते हैं या दो मान सकते हैं। ठीक है, यह विचार में कब बदलाव कि पहले क्या होता था कि जब कोई भी दुर्घटना से ग्रस्त व्यक्ति है जो कोर्ट में जाना चाहता है, तो होता ये था कि जिसके साथ दुर्घटना घटी है वहीं जाके केस करेगा। लेकिन इसमें बदलाव कब देखने को मिलता है? इसमें बदलाव देखने को मिलता है 1979 में। क्या हुआ था? किसके तहत? जनहित याचिका के तहत या सामाजिक व्यवहार याचिका के तहत किसी भी व्यक्ति का कोई भी केस जाके कंप्लेन कर सकता है। क्या आया था इसमें? यानी कि इसमें पीड़ित व्यक्ति की जगह कोई और अधिकार दायर करता है, जैसे समाज सेवी, जनसेवा का भाव रखने वाला, ठीक, कोई भी केस दाखिल कर सकता है। उसे जनहित याचिका कहा गया था। कब से शुरू हुआ था? 1979 से, 1979 से। न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबरों या डाक से प्राप्त शिकायतों के आधार बनाकर उस पर विचार करना शुरू कर दिया। 1980 के बाद क्या देखने को मिलता है? 1980 के बाद उन मामलों में विचार करने के लिए जहां समाज के कुछ लोग आसानी से अदालत नहीं जा सकते हैं, ऐसे के लिए न्यायालयों ने जन सेवा, नागरिक सामाजिक संगठन, वकीलों को, समाज के ज़रूरतमंदों को और गरीब लोगों की ओर से याचिकाएं दायर करने की इजाज़त दी गई। किसको? जन सेवा के द्वारा, नागरिक सामाजिक संगठन के द्वारा और वकीलों के द्वारा। क्या किया गया? समाज के ज़रूरतमंदों और गरीब लोगों की ओर से याचिकाएं दायर करने की इजाज़त दी गई। किसके द्वारा? जो जन सेवा चलाते हैं उनके द्वारा, नागरिक सामाजिक संगठन के द्वारा, वकीलों के द्वारा। यह प्रक्रिया कब आई थी? यह प्रक्रिया 1980 के बाद आई थी। और 1979 के बाद कौन सी? तो जनहित याचिका और सामाजिक व्यवहार की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ठीक, न्यायिक सक्रियता से राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? न्यायिक सक्रियता से राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो पहला, विभिन्न समूहों को अदालत जाने का अवसर मिला। दूसरा, कार्यपालिका उत्तरदायी बनने के लिए बाध्य हो गई। तीसरा, चुनाव को निष्पक्ष और मुक्त बनाने का प्रयास किया गया। प्रत्याशियों को संपत्ति, आय और शैक्षणिक योग्यता से संबंध में शपथ पत्र देने का निर्देश दिया गया था। किसके द्वारा? न्यायिक सक्रियता से राजनीतिक व्यवस्था पे ये सब प्रभाव पड़े थे। ठीक, क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रत्याशियों को संपत्ति, आय और शैक्षणिक योग्यता से संबंध शपथ पत्र देने का निर्देश किस आधार से मिला है? तो न्यायिक सक्रियता से मिला है। ठीक है, न्यायिक सक्रियता का नकारात्मक स्वरूप क्या देखने को मिलता है? कि इसका निगेटिव पर्पज भी होगा। फिर क्या क्या न्यायिक, इससे न्यायालय के कामों का बोझ बढ़ा। न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच का अंतर धुंधला हो गया है। ठीक है, क्या हो गया? अंतर धुंधला हो गया है। धुंधला इसलिए हो गया कि न्यायपालिका को न्याय देने की बात है तो न्यायपालिका कार्यपालिका का भी काम करने लगी और विधायिका का भी काम करने लगी है। कार्यपालिका के कार्यों को न्यायपालिका कर रहा है, जैसे वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार के मामले, चुनाव सुधार करना। वास्तव में ये कार्य किसके हैं? ये सब कार्य कार्यपालिका के हैं। और ये कार्य कौन करती है? सुप्रीम कोर्ट करती है, न्यायपालिका करती है। वो फैसला देती है कि यहाँ पे प्रदूषण हो रहा है, गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही, तो गवर्नमेंट को फोकस करती है न्यायपालिका कि तुम इसको सुधार करो, तुम ये काम नहीं कर रहे हो, तुमको ये अधिकार मिला हुआ है। न्यायिक सक्रियता से लोकतांत्रिक सिद्धांत को आघात पहुंच सकता है। क्या हो सकता है? न्यायिक सक्रियता से लोकतांत्रिक सिद्धांतों को आघात पहुंच सकता है। ये क्या है? न्यायिक सक्रियता के दोष बताए जा रहे हैं। ठीक है, हाल के दिनों में न्यायपालिका ने बंद और हड़ताल को अपने फैसले में अवैध घोषित करार दिया है। किसको? हाल के दिनों में न्यायपालिका ने बंद और हड़ताल को अपने फैसले में अवैध घोषित करा दिया है। कुछ प्रारंभिक जनहित याचिका दायर की गई थी, उनमें से कौन कौन से देखते हैं। 1979 में। कब? 1979 में पहली जनहित याचिका दायर की गई थी। किसने दायर किया था? हुसैनारा खातून बनाम बिहार सरकार। किसने? हुसैनारा खातून बनाम बिहार सरकार पहली जनहित याचिका थी। कब डाली गई थी? 1979 ईस्वी में। किसने डाला था? हुसैनारा खातून बनाम बिहार सरकार। क्या डाला था इसमें? कि कैदियों के लिए जो बिहार जेल में बंद थे, एक वकील द्वारा याचिका डाली गई जो सुप्रीम कोर्ट में चला था। यानी कि हुसैनारा खातून बनाम बिहार सरकार में याचिका किसके द्वारा डाली गई थी? तो वकील के द्वारा डाली गई थी। किसके लिए? जो बिहार के जेल में कैदी बंद थे उनके लिए डाली गई थी। दूसरा 1980 का है सुनील बात्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। कौन सी है? सुनील बात्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 में। तिहाड़ जेल में बंद एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कृष्णा अय्यर को एक पत्र लिखा था। किसको लिखा था? कृष्ण अय्यर को एक पत्र लिखा था। कब? 1980 में। इसमें क्या कहा गया था? इसमें बंदियों को दी जाने वाली शारीरिक यातना पर लिखा गया था। इसी पत्र के माध्यम से याचिका के रूप में मान लिया गया था। न्यायालय ने पत्रों को याचिका के रूप में स्वीकार करने की प्रथा समाप्त कर दी।
बाद में न्यायालय ने पत्रों को याचिका के रूप में स्वीकार करने वाली प्रथा क्या कर दी है, समाप्त कर दी है। न्यायमूर्ति भगवती किससे संबंधित मामला है, तो बंधुआ मजदूर मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सरकार कब है, 1984 ईस्वी में है। गरीबों के प्रति इंसाफ का अलग नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है। दूसरा, यदि हम गरीबों के मामले में आंख मूंद कर इंसाफ की कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया अपनाते हैं तो वे कभी भी अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। किसने फैसला सुनाया था, तो न्यायमूर्ति भगवती ने सुनाया था। किस मामले में, बंधुआ मजदूर मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सरकार। कब हुआ था, 1984 में घटना हुई थी। अब बात करेंगे न्यायपालिका और अधिकार के बारे में। किसके बारे में, न्यायपालिका और अधिकार के बारे में बात करेंगे। संविधान के 2 विधियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट अधिकारों की रक्षा करता है, यानी कि संविधान के कितनी विधियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, तो 2 विधियों द्वारा। पहली विधि कौन सी है, रिट के द्वारा मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है, आर्टिकल 32 में। और हाई कोर्ट को यह अधिकार किसके तहत मिली है, तो अनुच्छेद 226 में प्राप्त है। दूसरा विधि कौन सी है, दूसरी विधि है कि सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है और लागू होने से उसे रोक सकता है। यह इसके किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 में क्या कहता है कि यानी कि सुप्रीम कोर्ट 2 विधियों के द्वारा क्या करता है, मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, 2 विधियों द्वारा। एक विधि कौन सी है, रिट के द्वारा करता है, और दूसरी विधि क्या है, आर्टिकल 13 में जो दिया गया। क्या दिया गया आर्टिकल 13 में, कि सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है और लागू होने से उसे रोक सकती है। किसमें, आर्टिकल 13 में। और रिट के द्वारा, 2 विधियों के द्वारा वह करती है ये चीज़। इन दोनों प्रावधान में सुप्रीम कोर्ट को नागरिक के मौलिक अधिकार के संरक्षक और संविधान के व्याख्याकार के रूप में स्थापित करता है। आर्टिकल 13 का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या करता है, यानी अनुच्छेद 13 का प्रावधान क्या करता है, तो अनुच्छेद 13 का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। किसकी व्यवस्था करता है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। और किसमें न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार मिला है सुप्रीम कोर्ट को, तो ये अधिकार के मामले में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। किसके मामले में, मौलिक अधिकार के पूछेगा क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार के मामले में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है, तो वह अनुच्छेद 13 है। और पूछेगा कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले पर पुनरावलोकन करने का जो व्यवस्था की गई है वो किस अनुच्छेद में, तो वो 137 वाले अनुच्छेद में है। ठीक है, ये चीज़ें मतलब शब्दों के फेर को समझना है, तभी जाके हमारे आंसर सही होंगे। सुप्रीम कोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को माना जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति किसको माना जाता है, तो न्यायिक पुनरावलोकन को माना जाता है। इसके तहत क्या होता है, तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून की संवैधानिक जांच कर सकता है। यदि यह संविधान के विरुद्ध है तो सुप्रीम कोर्ट इसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। संविधान में कहा भी गया है कि न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, यानी कि संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन संविधान में यह लिखा गया है कि मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को निरस्त कर सकता है, यानी कि शब्द की बात करें, यहाँ पे ध्यान देना है, हम भूल जाते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, तो अगर पूछेगा, प्रश्न पूछेगा, वैसे तो न्यायिक पुनरावलोकन हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न में ये सब पूछता है कि क्या न्यायिक पुनरावलोकन शब्द संविधान में कहीं पर लिखा हुआ है, तो न्यायिक पुनरावलोकन शब्द संविधान में कहीं पर लिखा नहीं गया है, बस वो व्यवहारिक रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगर क्वेश्चन में पूछेगा तब। ठीक, अगला बात क्या है कि दक्षिण एशिया और दक्षिण अफ्रीका में भारत की ही भांति न्यायिक सक्रियता का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि भारत में जो न्यायिक सक्रियता का प्रयोग किया जा रहा है उसी तरह किन देशों में न्यायिक सक्रियता का प्रयोग किया जा रहा है, तो दक्षिण एशिया और दक्षिण अफ्रीका में उसका प्रयोग किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में जनहित याचिका को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या है कि जनहित याचिका जो है वह कहाँ पर मौलिक अधिकार में शामिल की गई है, तो जनहित याचिका जो है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान में शामिल की गई है जनहित याचिका। न्यायपालिका और संसद, किसके बारे में बात करेंगे, न्यायपालिका और संसद की क्या दोस्ती है, क्या दुश्मनी है, उसके बारे में। ठीक है, न्यायपालिका पुनरावलोकन के दायरे में है, क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में कौन कौन आता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को भी शामिल कर लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में किसको शामिल कर लिया गया है, तो न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को भी शामिल किया गया है। किसकी शक्तियों को, राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को शामिल किया गया। मोस्ट पॉइंट की, क्या न्यायिक पुनरावलोकन में राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को शामिल कर लिया गया है, तो हाँ, राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को शामिल कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की स्थापना के लिए कार्यपालिका की संस्थाओं को निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की स्थापना के लिए किस संस्थाओं को निर्देश दिए हैं, तो कार्यपालिका की संस्थाओं को निर्देश दिए हैं। किस मामले में निर्देश दिए हैं, तो हवाला मामले में। ठीक है, हवाला मामले में निर्देश दिया है, नरसिम्हा राव मामले में निर्देश दिए हैं, पेट्रोल पंप के अवैध आवंटन में दिए हैं, और सीबीआई आदेश दिए, भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाही के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। सीबीआई को आदेश दिए, सीबीआई को क्या आदेश दिए थे,
भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों के खिलाफ जांच करने के आदेश दिए थे। ये सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की स्थापना के लिए कार्यपालिकाओं की संस्थाओं को निर्देश दिया गया। भारतीय संविधान शक्ति के सीमित बंटवारे, अवरोध तथा संतुलन के एक सुंदर सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय संविधान किस पर आधारित है? तो भारतीय संविधान शक्ति के सीमित बंटवारे, अवरोध तथा संतुलन के एक सुंदर सिद्धांत पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ देता है, साफ साफ पूछेगा क्या कि भारतीय संविधान किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन में दे दिया शक्ति के सीमित बंटवारे, दूसरे में दे दिया अवरोध पे और तीसरे में दे दिया संतुलन पे। तो फिर ऑप्शन देगा ए बी या बी सी हो जाएगा या सी ए हो जाएगा या ए बी सी हो जाएगा। तो इसमें हमें ध्यान देना है, ऐसे पूछता है क्वेश्चन में। तो हम इसका क्या उत्तर देंगे कि भारतीय संविधान जो है पहला शक्ति के सीमित बंटवारे पर, उसके अवरोध पे तथा संतुलन के एक सुंदर सिद्धांत पे आधारित है। 3 सिद्धांतों पे आधारित है। सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्यक्षेत्र कौन सा है? सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्यक्षेत्र, पहला संसद क्या करती है? कानून बनाने और संविधान का संशोधन करने में सर्वोच्च है। दूसरा कार्यपालिका उन्हें लागू करने में सर्वोच्च है। और न्यायपालिका क्या करती है? विवादों को सुलझाने और यह सुनिश्चित करने में कि क्या कानून संविधान के अनुकूल बना है या नहीं बना है। इस स्पष्ट कार्य विभाजन के बावजूद संसद और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच क्या होता है? टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। 1967 से 1973 के बीच मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ें हमें बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है कि कब डेट दिया है। 1967 से 1973 के बीच संसद और न्यायपालिका के बीच विवाद निम्न रहे, यानी कि 1967 और 1973 किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। उस समय सांसद और न्यायपालिका के बीच क्या क्या विवाद रहे? तो भूमि सुधार कानून को लेकर, निवारक नजरबंदी कानून को लेकर, नौकरी में आरक्षण संबंधी कानून को लेकर, सार्वजनिक हित के लिए निजी संपत्ति अधिग्रहण के नियम को लेकर और अधिग्रहित निजी संपत्ति के मुआवजे संबंधी नियम को लेकर। ये पूछ देगा कि 1967 से लेकर 1973 के बीच संसद और न्यायपालिका के बीच किन विषयों पर विवाद रहा? तो कौन कौन सी विषय विवाद थे? भूमि सुधार कानून, निवारक नजरबंदी कानून, नौकरी में आरक्षण संबंधी कानून, सार्वजनिक हित के लिए निजी संपत्ति अधिग्रहण नियम, अधिग्रहित निजी संपत्ति के मुआवजे संबंधी नियम थे। 1973 में न्यायपालिका ने एक निर्णय दिया था। कौन सा निर्णय दिया था 1973 में न्यायपालिका ने? कि जो संसद और न्यायपालिका के नियमन में महत्वपूर्ण हो गया था। यानी कि ऐसा कौन सा नियम दिया था 1973 में न्यायपालिका ने कि जो संसद और न्यायपालिका के नियम में एक महत्वपूर्ण हो गया? तो वह था केशवानंद भारती मुकदमे में के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। कौन सा? केशवानंद भारती के मुकदमे में प्रसिद्ध हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था केशवानंद भारती मुकदमे में? तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है, संविधान क्या है? संविधान का एक मूल ढांचा है। क्या? प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना जो है वह संविधान का एक मूल ढांचा है। यह किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट। किस मामले में? कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछता है कि मूल ढांचा का सिद्धांत या मूल ढांचा का जो संविधान में वर्णित किया गया था किस विवाद से संबंधित है? तो केशवानंद भारती से। केशवानंद मूल ढांचा केशवानंद मूल ढांचा केशव जैसा दिख रहा है इसका मूल ढांचा। ट्रिक क्या है? मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा किसके जैसे दिख रहा? तो केशव कौन है? कृष्ण है। कृष्ण ने क्या लिखा था? गीता। यानी संविधान का मूल ढांचा किसकी तरह दिख रहा? तो गीता के जैसे दिख रहा, कृष्ण की तरह दिख रहा। यानी संविधान का एक मूल ढांचा है वो किसकी तरह है? तो किसके विवाद से जुड़ा है? तो केशवानंद भारतीय बनाम सरकार के मुकदमे से जुड़ा हुआ है। संसद के साथ कोई भी उस मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। यानी कि संसद के साथ कोई भी उस मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। संविधान संशोधन से भी उस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। यानी कि मूल ढांचे के बारे में क्या क्या निर्णय लिया गया? तो निर्णय लिया गया था कि संसद के साथ कोई भी उस मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़, जो प्रस्तावना में दिया गया उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और संविधान संशोधन से भी उस मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। किससे? प्रस्तावना से। ठीक। संपत्ति के अधिकार के विवादास्पद मुद्दे के बारे में न्यायालय ने क्या कहा था? संपत्ति के विवादास्पद मुद्दे पर न्यायालय ने क्या कहा था? तो न्यायालय ने कहा था कि यह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। यानी संपत्ति जो है वह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, इसलिए इस पर समुचित प्रबंध लगाया जा सकता है। न्यायालय ने यह निर्णय करने का अधिकार अपने पास रख लिया कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं है। यह इस पे फैसला कौन करेगा? तो यह फैसला न्यायालय करेगा। इस फैसले का निर्णय किसने अपने पास रख लिया? तो न्यायालय ने रख लिया कि कोई संविधान का जो ढांचा है वह मूल ढांचा का हिस्सा है कि नहीं है। यह निर्णय कौन देगा? तो यह निर्णय न्यायालय देगा। कोई अन्य संस्था भारत में यह नहीं देगी कि संविधान का जो मूल ढांचा का मतलब जब संविधान लिखा गया था, जब हमारे पास 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे, तो वो मूल ढांचा है। ठीक है, उस मूल ढांचा में जो बदलाव किया जाएगा उस पर किसका अधिकार फैसला करेगी? तो न्यायालय करेगी। ठीक है। संपत्ति के अधिकार को 1979 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। यानी संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को 1979 में हटाया गया था। संपत्ति को मौलिक अधिकार से 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा अधिकार से हटा दिया गया था।
इस अधिकार ने विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवादों की प्रकृति ही बदल दी। लोकतंत्र लोकतंत्र वास्तव में विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक अत्यंत संवेदनशील संतुलन पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि लोकतंत्र वास्तव में किसके बीच संवेदनशील संतुलन पर आधारित है। तो लोकतंत्र, जो भारत का लोकतंत्र है, वह वास्तव में विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक अत्यंत संवेदनशील संतुलन पर आधारित है। यहाँ पे दिया है ना ये 1979, इसमें हमें कन्फ्यूजन होता है। क्यों कन्फ्यूजन होता है इसमें कि 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था। किसको? संपत्ति के अधिकार को। किसके तहत? 44वें संविधान। और 44वां संविधान संशोधन कब आया था? 1978 में आया था। तो उस समय कानून पारित किया गया था, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को 1979 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। यानी कब से प्रभावी में हुआ? तो 1900। क्वेश्चन पूछेगा कि 44वां संविधान संशोधन किस समय हुआ था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था। और उसकी प्रक्रिया में जो डिसीजन लिए गए थे वो कब से लागू हुआ था? 1979 में। तो संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? तो 1979 में हटाया गया था। ठीक, क्लियर हुआ? बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा, क्या कहा जाता है? नालसा। नालसा का पूरा नाम होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा, ठीक है। इसमें एक कॉमन हो जाता है, एक ए जो है वो कॉमन हो जाता है। विधिक सेवा 2018 विधिक सेवा दिवस मनाने की घोषणा की। विधिक सेवा दिवस मनाने की घोषणा 12 सितंबर 1998 में की गई थी। कब की गई थी? 12 सितंबर 1998 की गई थी। विधिक सेवा दिवस मनाने की घोषणा किसने की थी? तो यह किया था, मुख्य न्यायाधीश थे उस समय एस आनंद थे, एस आनंद थे 1988 में। 1988 नहीं, 1998 में, गधे, ठीक है। तो विधिक सेवा दिवस कब मनाने की घोषणा की गई? 12 सितंबर 1998 को। विधिक सेवा दिवस की स्थापना कब हुई थी? तो विधिक सेवा दिवस की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 1995 को, ठीक है। कब हुई थी? 9 नवंबर 1995 को हुई थी। विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? नालसा की स्थापना 9 नवंबर 1995 को किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? नालसा का उद्देश्य क्या था? तो नालसा का उद्देश्य निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, कानूनी साक्षरता फैलाना, लोक अदालत का आयोजन करना, विवाद निपटारे के लिए वैकल्पिक समाधानों को प्रोत्साहन देना, अपराध पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देना, निःशुल्क सेवा प्राप्त करने के लिए किसको किसको निःशुल्क सेवा प्राप्त किया जाता है? तो महिला और बच्चों का, SC और ST के सदस्य को, औद्योगिक कामगार को, बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदा, औद्योगिक आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप से पीड़ित, विकलांग व्यक्ति, हिरासत में व्यक्ति, वार्षिक आय 1 लाख से कम या जो आय सीमा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा सूचित हो, मानव तस्करी या बेगार से पीड़ित, ये सबको क्या करना है? इन सबको निःशुल्क सेवा मिलेगी, ठीक है। इसलिए नालसा का उद्देश्य है निःशुल्क कानूनी सेवा सभी दीवानी, फौजदारी, राजस्व और प्रशासनिक मुकदमों के लिए दी जाती है। निःशुल्क कानूनी सेवा में किसको किसको दी जाती है? तो सभी दीवानी, फौजदारी, राजस्व और प्रशासनिक मुकदमों के लिए दी जाती है। निःशुल्क सेवाएं प्रदान करने वाली विधिक संस्था कौन सी है? तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधि से सेवा प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उपमंडल या तालुका पर विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है। कौन सी है? विधिक सेवा प्राधिकरण है। उच्च न्यायालय सेवा प्राधिकरण, और सुप्रीम कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा प्राधिकरण। निःशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त करने के लिए अपने निकटतम लीगल फ्रंट ऑफिस कहाँ पे है? जिला न्यायालय या वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र, लीगल सर्विस क्लियर टेलीफोन नंबर कितना है? 15100 पे। कितना? 15100 पे। तो यह थी वीडियो, किससे संबंधित थी? क्लास 11th के न्यायपालिका से संबंधित थी, ठीक है। हमें उम्मीद है कि बहुत चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी। इसमें मेन पॉइंट का हम एग्जाम के लिए छाट के लिख सकते हैं, जिससे हमें एग्जाम देने में बहुत ही सहूलियत होगी, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।